माय डियर स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हो। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर साइंस का सेकंड, उसमें एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, उसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है ये, और ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, वो एग्ज़ाम के अंदर है, वो इसके बारे में पूछे जाते हैं। इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला देखिए आप, है वो NaHCO3। इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसको हम जनरल कॉमन जो है वो वेज के अंदर हम इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और वैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे एक एटम है वो है सोडियम, एक है हाइड्रोजन और एक है इसमें कार्बोनेट ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम। इस एटम से जो है वो इसका नाम पड़ गया सोडियम, इस एटम से इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन, और ये जो है इससे इसका नाम पड़ गया कार्बोनेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसका दूसरा नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सब्सटेंस है, और आपके घरों में है इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये है आपका मीठा सोडा। ये मीठा सोडा है वो बहुत सारी चीज़ों में आप काम में लेते हैं। ठीक है, घर पे जब है वो पकौड़ी बनाते हैं, जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाएंगी आपकी मम्मी। ठीक है, तो उसके अंदर, उन पकौड़ियों के अंदर क्या डालेगी? मीठा सोडा डालेगी। इसके अलावा जैसे आपकी मम्मी बनाएगी गुलगुले, ठीक है, गुलगुलों के अंदर भी क्या डालेगी? मीठा सोडा डालेगी। ठीक है, इसके बाद में आपके जो है वो बाटी बनाती है, तो बाटी के अंदर भी क्या डाला जाता है? मीठा सोडा डाला जाता है। तो अब ये सब चीज़ें हैं, ये इनमें मीठा सोडा क्यों डाला जाता है? ठीक है, इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न भी हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आपका मीठा सोडा है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या NaCO3 है, या फिर इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है? तो बहुत सिंपल सी इसकी केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि सोडियम क्लोराइड है वो मदर ऑफ सॉल्ट है। तो ये जो मदर ऑफ सॉल्ट है, इस सोडियम क्लोराइड में हम जो है वो इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में हम इसमें दो गैसेस पास करते हैं। एक गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी गैस होती है इसके अंदर अमोनिया गैस। ये दो गैसेस जब हम इसमें पास करते हैं तो हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, और बहुत ही शानदार कंपाउंड मिलते हैं। और ये शानदार कंपाउंड आपका, एक तो हो गया आपका मीठा सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और एक जो कंपाउंड मिलता है आपको वो होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिलता है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड, आपको मालूम है अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। सब्लिमेटरी सब्सटेंस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सब्लिमेटरी सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी सॉलिड हमें मिलता है उसको हम सब्लिमेट कर देते हैं इस मिक्सचर में से। जब इस मिक्सचर में से ये सब्लिमेट हो जाता है तो नीचे जो बचता है वो आपके पास बचता है आपका मीठा सोडा। ठीक है, और ये जो मीठा सोडा है, ठीक है, इसका यूज़ जो है जब आप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस मीठे सोडे को आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप है वो बाटी बनाएंगे, गुलगुले बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे, या फिर जो है वो और भी कोई इडली डोसा, ये सब जो है इनके अंदर इसका यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होते हैं इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको ये मीठा सोडा मिल गया, इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे
मिक्स करेंगे, जो भी है वो सोल्यूशन आप बनाएंगे। जैसे आप पकोड़े का सॉल्यूशन बनाएंगे, आप है वो जैसे पकोड़े के लिए जो है वो तैयार करेंगे, पकोड़े निकालने के लिए मिक्सचर, ठीक है, उसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करने के पीछे क्या लॉजिक है, इसको मिक्स करने से के पहले ये लॉजिक है इससे कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके Na2CO3 में, प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और साथ ही साथ जो है वो वाटर का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लिबरेट होती है तो आप अपने पकोड़े के लिए या जो है वो अपने जो है वो मीठे जो है वो मालपुए बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो जब भी है वो इसको मिक्स करते हैं तो इसमें से गैस निकलती है। जब भी वो तले जाते हैं तेल के अंदर तो गैस निकलती है, और ये गैस जैसे मान लीजिए आपकी ये जो है वो ये जो है वो कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर आप वो ये तैयार कर रहे हैं अपना जो है वो खाने का आइटम, ठीक है। जैसे ही इस तेल के अंदर या घी के अंदर आप हैं, ठीक है, पकोड़े को डालते हैं तो इस पकोड़े के अंदर मौजूद ये आपका NaCO3 है वो डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट करता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आप है वो इसमें सॉल्यूशन डालते हैं ऑयल के अंदर या घी में, तो उसको क्या कर देती है, उसको फ्लफी बना देती है, उसको फ्लफी बना देती है ताकि वो अंदर से जो है ना वो पक जाए, हाँ, सिक जाए अंदर से। इसलिए तो इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब ऐसा सोडा जो हर चीज़ को पका दे, जिसमें मिक्स कर दें उसको पका दें। तो यहाँ पे ये जो है वो जैसे ही आप है वो उसको डालते हैं मिक्सचर को, ठीक है, तो ये जो है वो सॉलन होकर के फूल करके, ठीक है, फ्लैपी होकर के, और इसके अंदर जितना भी ईटेबल सब्सटेंस है उसको पका देता है। इसलिए हम इस बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरी, बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। इससे पहले ये बात समझ में आ गई कि बनता कैसे है, ठीक है। हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, दो गैसेस उसमें पास करते हैं, एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस होती है इसमें अमोनिया गैस। इससे हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, एक NaSCO3 मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहला यूज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये इसका पहला यूज़ भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके बाद में देखिए कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। उनमें से पहला यूज़ आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि पहला यूज़ है वो जब हम बेकिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम इसका जो है वो दूसरा यूज़ देखते हैं। अब आप देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप इसको बिल्कुल माइन्यूटली इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। अब आप सोचेंगे कि सर ये कौन से एसिड और कौन से बेस से ये सॉल्ट बना है, क्योंकि कोई भी सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो सर ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बनता है, तो देखिए बेटा इसके अंदर है वो NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और H2CO3 जो कि है वो एक वीक जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये जो है वो वीक एसिड होता है। इन दोनों के रिएक्शन से हमें ये मिलता है NaHCO3। और ये जो NaCO3 एक माइल्ड बेसिक, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है ये, हालांकि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, बट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें इस प्रोडक्ट के अंदर हम NaOH की क्वांटिटी बहुत ही जो है वो डाइल्यूट NaOH काम में लेते हैं। डाइल्यूट NaOH काम में लेने के कारण से हम क्या इसमें ऑब्टेन करते हैं, हम एक जो है वो माइल्ड बेसिक सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, और ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपकी स्टमक के अंदर, आपके स्टमक में एसिडिटी होती है, ठीक है, तो उसके लिए एंटा एसिड के फॉर्म में भी इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। NaCO3 को जो है वो आप है वो आपने स्टमक की जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा इसका यूज़ हो गया कि आप इससे अपने स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। पहला यूज़ हो गया आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, इसको मिक्स किया जाता है मिक्सचर में। दूसरा इसका यूज़ होता है कि आप
कि स्टमक में अगर एसिडिटी होती है तो ये NaSCO3 ही काम में लिया जाता है, क्योंकि NaSCO3 एक माइल्ड बेस है। ये एक माइल्ड बेस है और आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो होता है HCl। तो जब HCl और माइल्ड बेस में रिएक्शन होता है तो मैटर जो भी स्टमक में होता है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, आपका जो है वो फूड है वो बड़े मज़े से आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद में देखिए इसका तीसरा यूज़ हम बात करते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हम जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के काम में भी लेते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम जो है वो टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। इसमें मिलाते हैं क्या? टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। जब इसमें टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो हमें एक सॉल्ट ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ दो गैस, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। इससे हमें क्या ऑब्टेन होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। एक एसिड का सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड मिला करके बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड मिलाते हैं? टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड के बारे में आपको पता है, कहाँ से मिलता है हमें टार्टरिक एसिड? टार्टरिक एसिड हमें मिलता है टैमरिंड से। और टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसको हम कहते हैं इमली। इमली से हमें टार्टरिक एसिड मिला। टार्टरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स हैं वो हमने बेकिंग सोडा में मिलाई और मिला करके और हमने एक सॉल्ट ऑब्टेन किया, सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन किया। ये जो सोडियम सॉल्ट है यही बेकिंग पाउडर है। इसको हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको। और यही बेकिंग पाउडर आपके फूड के अंदर है वो मिक्स किया जाता है और जिससे आप है वो टेस्टी टेस्टी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, फ्लपी फ्लपी पकोड़े और जो है वो समोसे और जो भी चीज़ें हैं इससे बनती है वो सब उनका आप आनंद लूटते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। इसके बाद में देखिए आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम में आता है? आपको मालूम है फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आग बुझाने के काम में आता है। ये जब भी कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे आग बुझाने के काम में कौन आता है? फायर एक्सटिंग्विशर आता है। अब आप देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी है वो ये एक कंपाउंड जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बोल रहे हैं इसका यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज़ होते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले यंत्र में इसका यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर है। सब जगह एक लाल रंग का डिब्बा लगा हुआ होता है, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं। हाँ, और उन बड़े बड़े ऑफिसेज में कहीं आग लग जाए तो तुरंत आग बुझाने के लिए एक डिब्बा काम में लिया जाता है। एक रेड कलर का जो है एक सिलेंड्रिकल बॉक्स जो है वो ऐसा होता है। और इसमें देखिए आप यहाँ पे एक पिस्टन होता है और इस पिस्टन का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये आगे का हिस्सा होता है, बहुत नुकीला होता है। और इसके नीचे है वो इसमें एक बोतल फिट कर दी जाती है और इस बोतल के अंदर है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ग्लास की बोतल है। ठीक है, और इस ग्लास बोतल के अंदर जो है वो हम क्या यूज़ में लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ में लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम क्या यूज़ में लेते हैं? इस सिलेंडर में हम लेते हैं यूज़ NaSCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब जब भी कहीं आग लगती है तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, कि जैसे ही आग लगती है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर ये जैसे किसी बड़े सेठ का बंगला है। ठीक है, ये जो है वो दिल का बहुत कंगला है। ठीक है, और ये किसी को कुछ फूटी कोडी नहीं देता और उसके बंगले में लग गई आग। अब उस आग को बुझाने के लिए आप क्या काम में लेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे। अब जैसे इसके आग लग गई साहब, ये है बंगला, क्या है ये? बंगला। ठीक है, अब इसमें आग लगी, ये आग लग रही है। ठीक है, ये धू धू करके जल रहा है। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर का ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को नीचे क्या करेंगे? पुश करेंगे। जैसे पुश करेंगे तो ये जो ग्लास की बोतल है
जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है वो इसमें से टूट जाएगी और टूट करके और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी। क्या क्या मिक्स हो जाएगा देखिए इसमें NaCO3 और उसके साथ है वो H2SO4 मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मिक्स होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी तेजी से बनती है, मतलब ये दिस रिएक्शन इज वायलेंट रिएक्शन, बहुत फाइन रिएक्शन होती है, बहुत तेज रिएक्शन होती है और गैस का लिबरेशन होता है बहुत तेजी से और यहाँ से ये गैस जाना स्टार्ट होती है। ये देखिए यहाँ से ये कौन सी गैस निकल रही है, ये निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्लाउड बना देते हैं, इस बंगले के चारों तरफ क्लाउड बना दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके, क्योंकि ये हैवी होती है और इसके चारों तरफ है वो एक क्लाउड बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। ऑक्सीजन को है वो ये जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं बंगले के अंदर, जो उसके बिस्तर होते हैं, जो उसके बेड होते हैं, उसका फर्नीचर होता है, उन सब को जलने से ये रोक देती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एंट्री को ही ख़त्म कर देती है। और जब ऑक्सीजन की एंट्री ही ख़त्म हो गई तो किसी चीज़ का जलना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारे ये जो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना शानदार यूज़ है फायर एक्सटिंग्विशर में। और इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड, सोडा इसलिए क्योंकि इसमें ये सोडा काम में लेते हैं। कौन सा सोडा काम में लेते हैं? ये, हाँ, सोडियम कार्बोनेट। और एसिड कौन सा काम में लेते हैं इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। तो देखिए कितना शानदार यूज है इस बेकिंग सोडा का। पढ़ने में मज़ा आया, कितना अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर है वो। इस जो टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आया है और इस बार भी है वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बिल्कुल टपकेगा। और ये जब टपकेगा उसमें आप है वो यहाँ से बड़े अच्छे से बहुत खासा अच्छा रिवीजन करके और आप है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद में आगे वाला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। ये देखिए बेकिंग सोडा का ही भाई है, ठीक है, ये है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा आप देखें ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए। तो यहाँ पे ये जो है वो एक्चुअली क्या है, ये सोडा है जिसको हम वॉशिंग पर्पसेस के लिए काम में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये वॉशिंग सोडा है तो इसका फॉर्मूला बताइए आप। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये है, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखिए वाटर का कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है ये। एनहाइड्रस उसी को बोलते हैं जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। ठीक है, हम इसको हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसका। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जैसे ही हम करते हैं तो ये आपका जो है वो Na2CO3 है वो अपने साथ 10 का दम रखता है। अब 10 का दम क्या होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि Na2CO3 अपने साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के अपने साथ अटैच कर लेता है। और जैसे ही अटैच करता है तो देखिए इसका नाम अलग ही हो जाता है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम हो गया इसका? इसका हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया। डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है 10 वाटर के मॉलिक्यूल, 10 का दम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करके और हमें ऑब्टेन होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसका ही नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो अब देखिए वॉशिंग सोडा जो है वो आप जानते हैं, इस वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी रिएक्शन अपन ऐसे लिख देते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, और इसको मिला करके हम क्या बना देते हैं, Na2CO3.10H2O। हाँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका हमने क्या किया है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया है, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन किया है हमने। ठीक है,
ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोल रहे हैं। अब देखिए इस वॉशिंग सोडा के बहुत सारे यूजेज हैं, हर चीज़ के यूज़ होते हैं। देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसका यूज़ नहीं होता है। अब सबसे पहले हम उस वॉशिंग सोडा का पहला यूज़ देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो जैसा इसका नाम है, तो वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए काम में आता है। ये किस काम में आता है? ये वॉशिंग पर्पज़ के लिए ये काम में आता है, वॉशिंग पर्पज़ के लिए। जितनी भी लॉन्ड्रीज होते हैं उन लॉन्ड्रीज़ के अंदर है वो वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए ये काम में आता है। दूसरा जो है वो ये ग्लास इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। ग्लास इंडस्ट्री हुई, पेपर इंडस्ट्री हुई, और जो है वो वुड इंडस्ट्री हुई, इसके अंदर भी है उसका यूज़ होता है। ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, इसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। और इसके बाद में जो है वो इसका यूज़ जो है बेटा, इसका यूज़ जो है वो होता है वाटर की जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस होती है तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। तीसरा यूज़ जो है वो हमने देख लिया कि इसका यूज़ कहाँ होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। और चौथा इसका यूज़ होता है बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए। बोरेक्स पाउडर जो है, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको है वो केमिकल इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। तो बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए भी है वो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इसके कितने इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। देखिए वॉशिंग पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है, ग्लास, पेपर और वुड इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ जो होता है वो बोरेक्स जो है वो पाउडर बनाने के काम में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके जो है वो यूजेस हैं। तो ये और भी अच्छा कंपाउंड है, ठीक है। ये आपके दिमाग को भी वॉश कर देगा लेकिन आपके मार्क्स को वॉश नहीं करेगा अगर इसको आप ढंग से, तरीके से, ठीक है, और बहुत ही जो है वो मन की स्थिति को कंट्रोल करते हुए अगर इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि दो तरह के जो है वो सॉल्ट हम देख रहे थे यहाँ पे। अभी भी दो तरह के सॉल्ट्स में एक तो हमने देखा था हाइड्रेटेड सॉल्ट और एक देखा था हमने एनहाइड्रस सॉल्ट। एक तो देखा था हमने हाइड्रेटेड, है ना, और दूसरा सॉल्ट देखा था वो देखा था हमने एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस। अब याद है कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है, एक एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट में हमेशा इसके अंदर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हम दे सकते हैं, जैसे FeSO4.7H2O, ये है, इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये फेरस सल्फेट कैसे है? ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्यों है? क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ठीक है। दूसरा देखिए आप CuSO4.5H2O, ठीक है, ये है, इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, कॉपर सल्फेट। हाँ, और ये कॉपर सल्फेट भी क्या है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तीसरा सॉल्ट हम ले, ठीक है, तीसरा सॉल्ट अभी हमने डिस्कस किया था Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और हम ले सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे CaSO4.2H2O, ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको जिप्सम बोलते हैं। और इसके अलावा और देखिए आप, ठीक है, CaSO4.5H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो ये देखिए ये सब हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। अब इन सब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के अंदर से देखिए अब आपको क्या करना है, अगर इसका वाटर आप रिमूव कर देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने पर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? FeSO4 बच जाएगा, CuSO4 बच जाएगा, Na2CO3 बच जाएगा, CaSO4 बच जाएगा, यहाँ पे CaSO4 बच जाएगा। यानी कि ये एनहाइड्रस सॉल्ट है। अगर इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को हम हटा दें तो क्या बच जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट्स बच जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं और सिर्फ
सिर्फ अगर इनको देखें हम तो ये क्या है, एनहाइड्रस सॉल्ट है। अब देखिए ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम, ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ये इस लाइन में हमारे पास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक जो है वो सॉल्ट के साथ, हर सॉल्ट के साथ, तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, है ना। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करें, तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए एक फॉर्मूला है, ये देखिए FeSO4, ठीक है, एक फार्मूला है ये, ठीक है। इस FeSO4 के साथ कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं, 7 मॉलिक्यूल वाटर हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विथ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, हाँ, उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि ये जो है वो एक सॉल्ट का फार्मूला है, उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक बहुत ही बिंदास चीज़ इसमें देखिए आप कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं इनमें से। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार तरीका है, हम इसको है वो हीट कर देते हैं। जैसे ही हीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो इन सब्सटेंसेस का जो भी ओरिजिनल कलर होता है सॉल्ट की फॉर्म में, जब इनमें वाटर होता है तो इनका कलर कुछ और होता है, और जब उसमें वाटर हट जाता है तो इनका कलर कुछ और ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए FeSO4 है, ऐसी FeSO4 का जनरली कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये FeSO4 + 7H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है और खाली FeSO4 बच जाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर वाइट हो जाता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जनरली जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये CuSO4 ही बच जाता है और इसमें से ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से इसका कलर चेंज होकर के कैसा हो जाता है, कलर हो जाता है इसका वाइट। तो जो भी सब्सटेंस है जिनका कोई कलर होता है, ठीक है, उनके जो है वाटर मॉलिक्यूल्स यानी उनके हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो कलर होता है वो कलर है वो रिमूव हो जाता है। कब रिमूव हो जाते हैं, जब वो है हीट किया जाता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए वापस से उसको कलर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वाटर डालेंगे और फिर वापस से रिक्रिस्टलाइन करेंगे तो वापस से उसका जो भी कलर होगा ओरिजिनल कलर वो आ जाएगा। तो इस तरह से है जो है वो हम है वो ये जो है वो सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखिए आपके पास जो है वो अगला जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ये एक फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बनता कैसे ये, हम बहुत इजी वे के अंदर बना सकते हैं। CaSO4.2H2O को जैसे ही हम हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा आपका CaSO4.12H2O और इसमें से जो है वो 1.5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और इसका POP का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो ये क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस कराते हैं, तो फ्रैक्चर्ड बोन को जो है वो आप करेक्ट करते हैं इससे टॉयज बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, टॉयज बनते हैं, स्टैच्यूज बनते हैं इससे, ठीक है। और इससे जो है वो आपके वॉल जो होती है, आपके जो मकानों की वॉल होती है उसको डेकोरेट करने के लिए, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाने के लिए वो इसका यूज होता है। तो इस तरह से इसके यूजेस होते हैं। तो इस तरह से हमने वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।